नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वॉर अगेंस्ट टेरर लगातार जारी है, यानी आतंक के खिलाफ भारत की यह जंग लगातार जारी है और यही भारत का न्यू नॉर्मल है, यही भारत का न्यू डेटरेंट है। आतंकवादी जहां होगा, जिस शहर में होगा, जिस सेफ हाउस में होगा, उसे वहीं पर ढूंढकर मार गिराया जाएगा और आतंकवाद पर तब तक वार किया जाएगा तब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में थे। उन्होंने कहा आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा था। आपको याद है ना, पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया था। आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा, हम उसका कर्म देखकर मारेंगे। यानी कि तब तक वार किया जाएगा और इतनी जोर से वार किया जाएगा कि आतंक की नींव हिलाकर रख देंगे। जिसे कहते हैं ना, जड़ में नमक डालना। आतंकवाद की जड़ में नमक डालने का काम भारत करेगा, यानी आतंकवाद का समूल नाश होगा। रक्षा मंत्री का बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये गुड न्यूज है। जी हां, ये खुशखबरी है और ये खुशखबरी ये कि त्राल एनकाउंटर में 3 आतंकवादी और ढेर कर दिए गए हैं। इसका नया वीडियो सामने आ चुका है। जिस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, उस वक्त की ड्रोन की तस्वीरें आ चुकी है। वीडियो में आतंकी दुबका हुआ नजर आ रहा है। बाहर सुरक्षा बलों के साथ उसका एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये तस्वीरें पुलवामा के त्राल इलाके की है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तीनों आतंकी त्राल के नादेर इलाके में छिपे हुए थे और ये जो ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसमें एक आतंकी छिपा हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों को पूरा इनपुट मिला। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर वार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद तीनों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जो तस्वीर है उसको देखकर एक अंदाजा तो आपको भी लगी रहा होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन ये इमारत है और ये नादेर का इलाका, ये बसावट वाला इलाका है। इस इलाके में आम नागरिक रह रहे हैं, सिविलियंस रह रहे हैं, उनके घर हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत ये बताती है कि यहां पर भी एक घर का निर्माण हो रहा था, जहां पर जाकर यह आतंकवादी छिपा हुआ था। मारे गए आतंकियों की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। इसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर इन आतंकवादियों का पहलगाम टेरर अटैक से सीधा कनेक्शन है। अब मैं क्यों यह कह रही हूं कि इसके चेहरे पर डर नजर आ रहा है, आप इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखिए। भारतीय फौज कैसे लड़ती है, पुलिस कैसे लड़ती है, सामने से लड़ती है, आमने सामने की लड़ाई होती है और सीना ठोक के, सीना चौड़ा करके सामने से लड़ाई लड़ती है। लेकिन आतंकवादी कैसे लड़ता है? उसे केवल पीठ पे छुरा घोंपना आता है, उसे छुपकर वार करना आता है। और जरा खौफ देखिए, एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में यह आतंकवादी बैठा हुआ है और दुबक कर बैठा हुआ है, छिप कर बैठा हुआ है। एक हाथ इसके चेहरे पर है, मौके की तलाश में है कैसे यहां से भाग जाए, इस मौके की तलाश में है कैसे छुप कर यहां से निकल जाए। लेकिन जब भारत की फौज खड़ी हो जाती है, जब भारत का सुरक्षा बल खड़ा हो जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान खड़े हो जाते हैं, तब आतंकी ऐसे ही दुबका हुआ, छिपा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई देता है। जैसे ये आतंकी दिखाई दे रहा है, उसको पता चल गया था कि इसका अंत नजदीक आ गया है। जिस वक्त मुठभेड़ हो रही थी उसी वक्त दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है कि आतंकवादियों की पोजीशन क्या हो सकती है। जिस वक्त यह एनकाउंटर चल रहा था उस वक्त की एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। ये उस वक्त की तस्वीर है, त्राल का नादेर इलाका जब गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। उस वक्त चारों तरफ पहले तो क्वार्टरिंग किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास अच्छी खासी बसावट दिखाई दे रही है, खूब सारे घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी आबादी इस नादेर इलाके में रहती है और आपको एक कैस्पर दिखाई दे रही है, ये सुरक्षा बल की है। ये यहाँ पे एक कैस्पर दिखाई दे रही है और ये जो एक घर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा बड़ा घर है। आपको बता दें, जिन 3 टेररिस्ट को आज ढेर किया गया है वो खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक्टिव मेंबर थे। पहला नाम आसिफ शेख का जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जिसे खत्म कर दिया गया।
दूसरा नाम आमिर नजीर वानी का, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी, ये भी आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तीसरा नाम यावर अहमद भट्ट का, जिसे भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी को आज सुरक्षा बलों ने त्राल में चल रहे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सर, मेजर जनरल संजय मैस्टन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर, ये तीनों आतंकी चेहरे इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और ये भारत की न्यू डिटरेंट जो न्यू नॉर्मल पॉलिसी है वो बता रहा है कि आतंकवादी जहां होंगे, जैसे छुपे होंगे, उन्हें वहां से ढूंढ कर निकाला जाएगा, मार गिराया जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, भारत की अभी न्यू नॉर्मल पॉलिसी है। वो पॉलिसी क्या है? पहली पॉलिटिकल टर्म्स में वो पॉलिसी ये है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये अब इसमें कोई शक है ही नहीं। दूसरा, जो भी टेररिस्ट हैं और उनको सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान आर्मी, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा, उसमें भी अभी कोई शक नहीं है। तीसरा, न्यूक्लियर ब्लफ भारत अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तीन बहुत बड़े पॉलिटिकल जो हमने एक न्यू नॉर्म है, अब भारत इसको ये इस दिशा में डिफाइन कर दिया है। उसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने तीन बोला है, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और पानी और खून इकट्ठा नहीं भाएगा। अब इसको मैं पॉलिटिको मिलिट्री में अगर बदली करूं न्यू नॉर्म में, नंबर 1 ये सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए, मतलब इंडियन आर्मी के लिए, पाकिस्तान आर्मी आज एक लेजिटिमेट टारगेट बनता है। लेजिटिमेट टारगेट, आप इस लेजिटिमेट टारगेट की जब बात सुनते हैं, हमारे विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट जब बता रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वहां से संरक्षण मिलता है और इसलिए आतंकवादी ये हिमाकत कर पाते हैं कि भारत में रहकर वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस एनकाउंटर के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. This you can appreciate. This is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them, so that things are kept under control. कुछ तस्वीरें अब मैं आपके सामने रख रही हूं। ये वो तस्वीरें हैं जब से ठीक 2 दिन पहले की हैं, जब ये 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, इनकी खोपड़ी खोल दी गई थी। आप याद करें, ये वो 3 आतंकी हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और अब न्यू डेटरेंट क्या है वो आप देखिए, कहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन सर चलाया गया, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हमारे साथ यहां पर आए। त्राल में और शोपिया में ये ऑपरेशन चलाया गया। 3 आतंकी शोपिया में मारे गए, 3 आतंकी आज के एक्शन में त्राल में मारे गए। इस पूरे इलाके को बताएं क्यों इतना आसान हो जाता है यहां पर आतंकवादियों का, इस साउथ कश्मीर के इन टोटल अगर हम बात करें सर, अगर आप यहां बड़ी पिक्चर पे आप समझा सकें कि क्यों मिलिटेंट्स के लिए या टेररिस्ट के लिए इतना आसान है यहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। ये इलाका है ये साउथ कश्मीर, और ये इसलिए अहमियत हो जाता है कि यही पहलगाम में पास में ही वहां पर हमला किया था इन्होंने, जो 22 अप्रैल का है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर पूरे इलाके में ये देखिए, ये ऐसे ये जारी है पीर पंजाल रेंजेस, और ये पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ में। और आपने पहले जो देखा होगा पहलगाम के इर्द गिर्द और ये जितने इलाके हैं, ये बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं। से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है पहलगाम। बिल्कुल 30 किलोमीटर पे ही है, और यहाँ कहीं श्रीनगर होगा तो वो श्रीनगर के लिए जाने का रास्ता भी यही है। तो यहाँ से जो ये पहाड़ियां हैं, ये टेररिस्ट को खुली छूट देता है छुपने के लिए। और ये पहाड़ियों में इतने घने पेड़ हैं कि ये तकरीबन 13,000 फीट की पहाड़ियां हैं, तो 12-13 हजार। तो इसमें क्या है कि पेड़ बहुत हैं, तो और लंबे लंबे पेड़ हैं, तो वो जो फॉलिएज है उसमें वो चिपके चले जाते हैं। लेकिन फाइनली पहाड़ों में कब तक रहेंगे, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन इतना नहीं होता है सपोर्ट करने के लिए। तो जब वो नहीं होता है तो ये लोग जाके, अब ये आपने देखा है कि त्राल गांव के पास है, ये थोड़ा एक गांव टाइप का इलाका आपने देखा है, नादेर का इलाका बिल्कुल। और ये यहाँ पर घुसे हैं किसमें, एक
ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जी। और जो मैं वो तस्वीर भी सामने रख देती हूँ अपने दर्शकों की। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां पर इन लोगों ने शरण ली हुई थी या यूं कहे छुपे हुए थे। ये एक तस्वीर है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, अब आप ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और ये मेरे को लग रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन का, और इसीलिए ये थोड़े से बैरिकेड लगे हुए पहले से ही, क्योंकि जब मजदूर वहां पर काम करते हैं तो कोई गिर नहीं चाहिए, इसलिए बैरिकेडिंग ये जो जैसे सलाखें टाइप होती हैं, बिल्कुल, जो आप लोहे बिल्कुल। की आप कहते हैं सरिये बिल्कुल। होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और ये ड्रोन ने इतनी अच्छी तरह इनको लिया है, और आप उस तरफ का दृश्य देखिए, ग्राउंड का भी दिख रहा है तो, और इस टेररिस्ट के चेहरे पे देखिए कितना डर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये घिर चुके हैं, और इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग क्यों चुनी, वो भी एक जरूरत है, क्योंकि अब वहां क्या है कि सिविलियंस के बीच में ये रह रहे हैं, अगर ये किसी के घर में जाएंगे तो कोई ना कोई इनकी सिक्योरिटी लीक आउट कर देगा। तो रात को ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गए होंगे, और इनका कोई लोकल ओवरग्राउंड सपोर्ट वर्कर होगा उसके बिना तो ये काम कर ही नहीं सकते सर। जिसने आके इनको खाना पानी अच्छा काजू वाजू सब दिए होंगे, क्योंकि इनको खाने के लिए और पानी, ये पानी पूरी तरीके से ओवरग्राउंड सपोर्ट वर्कर्स पर ही जो है ये निर्भर हैं। एक है आमिर निजरवानी, ये देखिए, ये त्राल का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उम्र देखिए मात्र 20 साल इसकी उम्र। बहुत छोटी छोटी उम्र में ये सब आतंकवादी बन जाते हैं। ऐसी इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है सर। ये ब्रेन वॉश क्यों किया जाता है? देखिए वही, फिर वो धर्म के नाम पे इनको गुमराह किया जाता है, पैसे बहुत देते हैं इनको, पाकिस्तान खूब पैसे खर्च करता है इनके ऊपर जी। तो एक तो पैसा मिलता है, और फिर वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन करके, इनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, और इनको इतना वो मोटिवेट कर देते हैं कि ये मरने के लिए तैयार रहते हैं। और ये देखिए त्राल का क्यों है, क्योंकि ये वहां का लोकल है, तो इसको टेरेन, एक एक रास्ता गांव के अंदर का, वहां से पहाड़ों में निकलने का सब कुछ पता है हाइड आउट के लिए। ये अगला नाम आसिफ अहमद शेख का है, सन ऑफ मोहम्मद शेख, और ये भी बताए 25 साल का है, और ये भी आतंकी है। ये सर जितने आपने जो बातें बताई कि बड़ी कम उम्र में इन लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल, ये इनको इतना मोटिवेट कर देते हैं। और देखिए इनको कुछ इनकी ना अकल है, वो पहले वाला देखिए, वो बीए सेकेंड ईयर में था, जो भी है, कहने का मतलब है इनके घर वालों को भी नहीं पता होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अभी ये जो जिस प्रकार इनके चित्र हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लैश इनके घर वाले, इनके गांव वालों सबको शर्म आएगी, क्योंकि उनकी भी बदनामी होती है। आपने देखा कैसे पूरा कश्मीर एकजुट होकर खड़ा हुआ था ये अटैक के बाद, और अब मेरे ख्याल ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। इनके घर वालों को वहां के लोकल पॉपुलेशन डिस्कार्ड करेंगे। तो ये जो टेररिस्ट है, ये इनको बिल्कुल हमारे इनके दृश्य दिखाने चाहिए पूरी समाज को वहां पर, क्योंकि जब समाज एक डिस्कार्ड करता है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसलिए ये तस्वीरें हमारे सुरक्षा बल भी एक एक करके बाहर जारी कर रहे हैं, जिससे कि एक बड़ा मैसेज वो वहां की आवाम तक भी पहुंचे, और ओवरग्राउंड वर्कर जो इन आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं उन तक भी पहुंचे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं कश्मीर के अंदर मौजूद थे, और आतंकवाद को लेकर उन्होंने भारत का रुख सर बड़ा स्पष्ट किया। इस नासूर को जड़ से मिटाने तक चैन की सांस नहीं ली जाएगी। पिछले 48 घंटे के अंदर भारतीय सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। 13 मई को शोपिया में लश्कर के आतंकी मार गिराए गए, 4 आतंकियों को ढेर किया गया था, और आज त्राल में भी जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। डिटेल आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वो बयान भी अब हम आपके सामने रखते हैं। तो आतंकी आमिर, आतंकी आसिफ और आतंकी यावर, सर 48 घंटे में 6 आतंकियों का गेम ओवर हुआ है। यानी कि इंटेल पहले से थी, किन किन एरिया में इनके छिपे होने की संभावना है। आपने तो सर इतना लंबा समय कश्मीर में बिताया है। देखिए ये अमूम तौर पे मान लिया ये अटैक के बाद भी ये जो आतंकवाद है, ये सबसे पहले तो आके कोई गांव में छुपते हैं, और गांव के वो भी बिल्कुल गांव के अंदर नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल ढोक वगैरह में जाएंगे या थोड़े बाहर वाले इलाके में जाएंगे। और यहाँ क्योंकि इनको पकड़े जाने का खतरा था तो पहाड़ों में ही रहे हैं, बहुत दिन तक रहे हैं। उसके बाद ये लोग ये बिल्टअप एरिया में आए हैं, और ऐसी जगह गए हैं वो अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कोई इनको देखे ना,
और वहां उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा खासा राशन दे गया होगा, तकरीबन एक आध हफ्ते को सरवाइव करने के। एक आध हफ्ते तक आप बिल्कुल। समझिए कि कितनी तैयारी के साथ ये लोग अपना काम करते हैं। और इसी तैयारी पर आतंकवाद की जड़ में नमक डालने की बात जो मैंने कही, वही दरअसल मैसेज है इस वक्त भारत सरकार का कि इसका समूल नाश किया जाएगा। क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी आपको बताते हैं। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर हॉल्ट लगाया गया हो, यह पॉज है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब 4 टुकड़े होंगे, जिसमें से बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के लोगों ने यह कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान कैसे दाने पानी के लिए मोहताज हो जाएगा, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अब 1971 की जंग तो आपको याद ही होगी, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा बना था पाकिस्तान, तो आप जानते ही हैं 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भी एक हिस्सा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को 1971 की जंग में आजादी मिल गई थी। लेकिन अब हम जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जिस प्रांत की बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान क्यों, वो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूं जो मीर यार बलोच का है। पेट्रियट्स यानी देशभक्त, भारत बलूचिस्तान फ्रेंडशिप, भारत के साथ बलूचिस्तान अपनी दोस्ती मानता है क्योंकि वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, इंडिया शुड रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एक्साइल, immediately host its embassy in New Delhi and provide a diplomatic platform for the Baloch voice on the global stage। ये कहा जा रहा है कि भारत को अब हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक अलग मुल्क बलूचिस्तान के नाम से, और नई दिल्ली में उनकी अपनी अब एक एम्बेसी होनी चाहिए, उनका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो बलूचिस्तान के लोगों की यानी कि बलूचियों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सके। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, द बलोच डिफेंस फोर्सेस अंडर द कमांड of a chief appointed by this standing government should be formally designated as official armed forces of Balochistan. With support of Indian Army, a peacekeeping mission can be launched immediately. आप देखिए बलूचिस्तान इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नीति है जो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रही है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि शांति के लिए, स्थिरता के लिए और प्रोग्रेस के लिए बलूचिस्तान एक अलग आवाम हो। इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान इज इक्वल्स टू गिफ्टिंग द रीजन पीस एंड मेकिंग इंडिया मोर प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड। आप ये देख रहे हैं स्टेटमेंट ये साफ कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ अब ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। वो आजादी चाहता है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लिए भारत की आर्मी, भारत की सरकार कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए एक ऐसा मंच बने जहां पर शांति और स्थिरता बलूचिस्तान के निवासियों को मिले। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो फिर
पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसका कारण यह है कि बलूचिस्तान के पास 590 करोड़ टन खनिज भंडार है। सर, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मेजर जनरल मिस्टन हमारे साथ यहां पर आए। हम जब बलूचिस्तान की सर बात करते हैं तो बलूचिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान का हिस्सा, हम जानते हैं कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान टूटने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध, हम इसकी बात करें, लेकिन बलूचिस्तान क्यों वो पहला हिस्सा हो सकता है जो अलग होना चाहता है? सर, मैं अपने तजुर्बे, जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल एज अ डिफेंस अटैचे भारतीय एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल में, उस बेसिस पे बोलना चाहता हूँ कि इधर नॉर्थ को है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर है ये कंधार, ये कोयटा है इधर, और ये चमन पास है, ये आपका क्वेटा, और यहाँ नीचे ये देखिए ये है ये ग्वादर पोर्ट, ये बहुत जरूरी चीज है, बिल्कुल ये ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। ये है छगाई हिल्स, ये थोड़ा पहली बात, ये जो इलाका है ये आमूम तौर पे 3 हिस्सों में बांट देती हूँ सर। नॉर्थ बलूचिस्तान, ये आपका सेंट्रल बलूचिस्तान हो गया, और ये आपका साउथ बलूचिस्तान, आपका सदर्न हिस्सा हो गया, बिल्कुल। अब आप जो ये कह रहे हैं जो इसका छगाई एरिया हो गया, ये छगाई माउंटेन्स हैं यहाँ पर जी, इस और तरफ छगाई माउंटेन्स, ये पथरीला इलाका है, खुला इलाका है, पथरीला है, और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था जी। दूसरा, ये मैंने ग्वादर तो यहाँ बता दिया है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि इसमें ये 44% है पूरे पाकिस्तान का, ये जो इसकी यहाँ पर एरिया है, 44% ऑफ पाकिस्तान है ये पूरा इलाका, 44% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप सोच लो तकरीबन आधा पाकिस्तान यहीं पर है, ये आधा पाकिस्तान केवल बलोचिस्तान है, और इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, और ये इलाका पूरा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, जो आपने अभी बताया था। जी, मैं एक डिटेल जो लेकर आई हूं, अगर मैं नॉर्दर्न बलूचिस्तान की बात करती हूं तो यहां पर आपका पिशिन आ गया सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका पिशिन इलाका आ गया, जिसमें आयरन, आपका मैग्नीशियम, खनिज पदार्थों से इतना संपन्न, लेकिन यहां की आवाम कहती है कि हमारी आज की तारीख में स्थिति यह है कि हैंड टू माउथ है। क्यों ऐसा हुआ इनके साथ? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने इनको गरीब रखा हुआ, इनको एक्सप्लॉइट किया। और आपको बता दें हिस्टोरिकली, जब हिंदुस्तान के ये अंग्रेजों ने हमारा बंटवारा करके एक आर्टिफिशियल स्टेट पाकिस्तान क्रिएट किया था जी, उसमें बलूचिस्तान यहाँ पर किंग ऑफ कलाट था, ये इस इलाके में ये जो सेंट्रल है कलाट स्टेट था, और कलाट ने अपने को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, और जो किंग ऑफ कलाट ने, और ये पहला देश है जो 227 डेज आजाद था। आजादी के बाद ये एक अलग इंडिपेंडेंट देश था। उसके बाद पाकिस्तान के ये जिन्हों ने कोशिश की, पहले तो कश्मीर में उन्होंने भेजा रेडर्स को, उसके बाद उसने एक मेजर जनरल अकबर खान था, उसके अंडर में यहाँ पर ग्वादर के इलाके से और ये इधर इस इलाके से कोयटा से आके उन्होंने कुछ सेना भेजी और यहाँ के किंग ऑफ कलाट को बिल्कुल पकड़ लिया और उसको फोर्स करा दिया ट्रीटी साइन करने को, लेकिन कलाट का जो भाई था वो नहीं माना, और तब से लेके आज तक 1948 से लेके आज तक बलूची अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। भारत का क्या रुख होना चाहिए? मैं बोलता हूं, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था मेरे को कई बलूची भी मिलते थे, उनके मेजर जनरल्स वगैरह मिले थे। पहली बात, इतना वहां पर पाकिस्तान ने हैवानियत मचा रखी थी कि ये जो यहाँ के लोग थे जो पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़े होते थे उनको हेलीकॉप्टर में बिठाते थे, और मैंने आपको बताया ये पूरा इलाका इस ऊपर वाला पथरीला है, ये पथरीले इलाके में हेलीकॉप्टर से लोगों को जिंदा फेंकते थे गांव वाले के सामने। इतना दहशत, ये प्रोफेशनल आर्मी है, ये तो मैं आपको लाइव बता रहा हूं। तो इसीलिए ये आपने देखा ये जो ट्रेन पर हाईजैक जफर ट्रेन एक्सप्रेस हुआ है, तो ये अभी मेरे को खुशी है कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया है। भारत को क्या करना चाहिए? नंबर 1, आज ही तुरंत बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनकी इंडिपेंडेंस को। विश्व में हम पहला देश होना चाहिए जो हम ये कर रहे हैं। दूसरा, उनको यहां पर हम एक एम्बेसी का वो दे दें कि वो खोले, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मैं आज आपको बोलूं, जब मैं अपना कमांडिंग ऑफिसर था अपनी पलटन 13 महार रेजिमेंट का, हम ये गाते थे सवेरे पीटी टाइम पे, हिम्मत कभी न हारेंगे, दुश्मन का मुंह तोड़ेंगे,
पाकिस्तान को तोड़ेंगे। आज भी अगर मैं ये नारा लगाऊंगा, मेरे जवान अभी भी बोलते गूज़बम्प से सर, गूज़बम्प से आप ये नारा लगा रहे हैं, ये नारा आजादी के लिए। ये आपको मैं बताऊंगा, अगर हमारे में इतना ये जज्बा है तो वहां बलूचीज में भी इतना ही जज्बा है। वो इनसे परेशान हो गए, तो इसको आपने अलग कर दिया, वेरी गुड। आपने तो मैप से भी अलग कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खत्म हो गया है, और जैसे बलूचिस्तान अलग होता है। क्योंकि मैं पश्तून के साथ काफी रहता था, मिलता था। ये इलाका जो है इस तरफ, ये देखिए, ये इंडस रिवर जा रही है बीच में। जी जी, इंडस रिवर के इस तरफ ये सारा देखा जाए, ये यहाँ पर कराची है। ये पहले ये ग्रेटर अफगानिस्तान के साथ था ये पूरा इलाका। ये वो पश्तून चाहते हैं कि दोनों तरफ मिलके ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाएं। जो मोहम्मद दाऊद खान थे, किंग ऑफ अफगानिस्तान, उनका ये एम था, ये इसको ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाना। तो ये फिर ये ड्यूरेंट लाइन यहाँ अंग्रेजों ने बना के वो चले गए। जो ये सारी मुसीबत है अंग्रेजों ने करके गए इस इलाके में। वैसे कहा उन्होंने मुसीबत पैदा नहीं की, ये तो सवाल हम आज तक पूछ रहे हैं। आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन सर अब एक जो मॉडर्न सिचुएशन में हमारे सामने दिक्कत है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जंग या यूं कहे कि ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, जंग की परिस्थिति बनती चली जा रही थी। तो ऐसे में कोई भी मुल्क क्या एक्सपेक्ट करता है कि जिसकी मदद भारत ने की है वो भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। लेकिन टर्की है एहसान फरामोश मुल्क, और ये बोलते हुए मुझे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि तुर्की ने वो काम किया जो उसे कतई नहीं करना चाहिए था। उसने इस्लामिक ब्रदरहुड दिखाया, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जिस देश ने आपको दबा दी, आपने उसके खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान का आप मददगार बन गए। भारत में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, और भारत में तुर्की के सामानों को सर बॉयकॉट किया जा रहा है। और कुछ तस्वीरें मैं इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये ट्रैवल्स एंड टूर्स की तस्वीरें, और आप यहां पर देखें पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, टेररिज्म इज क्राइम, नॉट दिस टाइम, सो इज डिग्निटी। ये भारत की डिग्निटी है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स पर ये तुर्की का झंडा लगाते हुए नॉट दिस टाइम इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत के साथ ना ट्रेड होगा, भारत के साथ ना व्यापार होना चाहिए, भारत का ना सेब हिंदुस्तान में बिकना चाहिए, और ना कोई तुर्की घूमने के लिए जाए, ना इस्तांबुल देखने के लिए जाए। मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से मार्बल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तुर्की पर सबसे बड़ा प्रहार तो ट्रैवल एजेंसियों ने किया है। तुर्की के टूर पर जा रहे इंडियंस की बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। मैं एक एक करके सभी रिएक्शंस आपके सामने रखूंगी, तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, यानी कि ये कि भारत में ना तो तुर्की का एप्पल बिकेगा, ना उसका मार्बल इस्तेमाल होगा। इंडियन टूरिस्ट भी अब घूमने के लिए तुर्की नहीं जाएंगे, जिससे तुर्की के टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। लेकिन बॉयकॉट तुर्की को लेकर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर सियासी बखेड़ा हो गया है। और जब मैं ये कह रही हूं तो एक तस्वीर है सबूत देने के लिए काफी, वो तस्वीर आप देखें। टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर स्पोक पर्सन हैं, लेकिन जब तुर्की को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो माइक कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी नीचे होता गया, जवाब किसी ने नहीं दिया। कहा कि इस पर हम आपसे वापस बात करेंगे, लेकिन आम जनमानस क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इधर बॉयकॉट तुर्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाया। इसे लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि पूरा देश तुर्की के खिलाफ एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की व्यापक भावना के साथ जोड़ भी नहीं पा रही है। खुलेआम तुर्की ने हमारे शत्रु देश का साथ दिया है। भारत के लोग राष्ट्र प्रेम में, उनके लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च होता है। तो जब युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को
उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए, भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। नतीजतन उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को मार्बल बेचने का व्यापार बंद कर दिया। पुणे के फल व्यापार मंडल ने जो फल भेजते थे तुर्की में वो बंद कर दिया। और तो और तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज़्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है, वो भी अब बंद होने जा रहा है क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने कुछ भी नहीं देखेंगे। भारत के लोग तुर्की को उसकी एहसान फरामोशी की सजा दे रहे हैं। वो तुर्की जिसकी भारत ने मदद की, उसने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे दिया, ड्रोन से लेकर दूसरे हथियार तक पाकिस्तान को मुहैया कराए। अब उसके खिलाफ भारतीयों ने मोर्चा खोल दिया है। भारत के ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल एजेंसी अब तुर्की के टूर की बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, साथ ही नई बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं, जिससे तुर्की को हर साल 3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। हर साल औसतन 3 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की जाते हैं, जिससे टर्की को करीब 3,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब भारत की टूरिज्म कंपनियां, ट्रैवल ऑपरेटर्स ने टर्की की बुकिंग लेनी बंद कर दी है और जो बुकिंग हुई भी थी वो भी कैंसिल की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान इन दोनों देशों की यात्रा के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। बॉयकॉट तुर्की के जरिए भारतीयों ने तुर्की पर बड़ा इकोनॉमिक स्ट्राइक की। अगर भारत में तुर्की का एप्पल नहीं बिकेगा तो फिर तुर्की को कितना नुकसान होगा वो भी आपको बता देती हूं। तकरीबन 1,400 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है तुर्की को। इतना ही नहीं, मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि तुर्की से मार्बल नहीं मंगाया जाएगा, जिससे तुर्की को सालाना 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, अगर भारत तुर्की मतलब यानी भारतीय इंडियंस तुर्की घूमने नहीं जाएंगे तो हर साल 2,500 से 3,000 करोड़ का फटका लगेगा तुर्की को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, और इसमें टर्की हो, अजरबैजान हो, इन दोनों ही देशों का नाम सबसे ऊपर है। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स ना खरीदने की अपील की है।